तहरीक इंसाफ का एनार्किस्ट स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी स्टेटमेंट के ज़रिए मंजर आम पर आता ही रहता है। हाल ही में अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला KP हैं वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से एक मुलाकात करते हैं और ये कोई कैजुअल मुलाकात नहीं थी। ज़ाहिर सिर्फ चाय पर गप्पे मारने के लिए तो वो नहीं मिले थे, बल्कि दहशत गर्दी जैसे संगीन मसले पर गुफ्तगू करने के लिए मिले थे। साथ मिलकर चलने की बातें हुई थी और ये बिशाम वाक़े के बाद ज़रूरी हो भी गया था कि दहशत गर्दी से निमटने के लिए एक यूनाइटेड फ्रंट पेश किया जाए। मगर इस मुलाकात के एक ही दिन बाद तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा असद कैसर साहब ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि मेरा वज़ीर आला KP को ये मशवरा है कि वो वफाक के साथ तमाम राब्ते ख़त्म कर दें, क्योंकि वफाकी हुकूमत अफसरान के तबादलों और फ़ंड्स जारी करने के उनके किसी भी मुतालबे को तस्लीम नहीं करेगी। तो सवाल हमारा यहाँ पर यह कि क्या ये फ़ंड्स के मामलात फिर अफसरान के मामलात अब मुल्क में बढ़ती हुई दहशत गर्दी से ज़्यादा अहम है, और फिर तहरीक इंसाफ के अंदर मुख्तलिफ मामलात को लेकर पॉलिसीज़ का क्लैश क्यों नज़र आ रहा है? राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है कि अगर हम थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें, इस वक्त दहशत गर्दी जैसे संगीन मसले का सामना है, KP की हुकूमत को इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस वक्त इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ, मगर ऐसे में इस तरह की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं? देखिए, ये जो सियासी जमातों के अंदर गुड कॉप बैड कॉप जो बहुत पुराना चल रहा है, 50-60 साल से चल रहा है। एक बंदा कह रहा होता है इस तरह नहीं होगा, दूसरा कहता है इस तरह होगा, वो चल रहे होते हैं। हमें देखना चाहिए पॉलिसी लेवल पे क्या डिसीजन है। पॉलिसी लेवल पे डिसीजन ये है कि वफाक के साथ मिल के चला जाएगा। सूबे के फंड्स लेने हों, सूबे के मसाइल का हल हो, सूबे के रॉयल्टी का इशू हो, दहशत गर्दी का जैसे आपने कहा, वो मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे गए, उनका जिस तरह इस्तकबाल किया और जो वहाँ पे बातचीत हुई, इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल उस पर कोई ऐसी बात थी। असद कैसर साहब अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। वो कहते हैं कि जी ज़ाहिर है एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बैठा है, वो इस किस्म की बात करेगा तो वो और लेवल की कन्फ्रंटेशन होगी फेडरल के साथ। अच्छा। और अगर कोई और बंदा दाएं बाएं से कहता है कि जी ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप हमारे सूबे के साथ, वो कोई बयान इधर से दे रहा है उधर से दे रहा है, तो वो एक प्रेशर टैक्टिक्स तो हो सकते हैं, वो उतना सीरियस मसला नहीं होता। कन्फ्रंटेशन को वो कह ले कि हवा नहीं देता उस तरह से। जबकि आप चीफ मिनिस्टर के साथ कम्युनिकेशन आपकी ठीक है तो वो मामला उस तरह से चलते रहते हैं। जो मोस्टली जो इश्यूज हैं वो आप देखें कि जो इलेक्शन की धांधली के हवाले से हैं, जो केसेस के हवाले से हैं, ट्रायल्स के हवाले से हैं, अब ये जो जजेस के कमीशन के हवाले से हैं, तो PTI वर्सेस गवर्नमेंट मोस्टली कन्फ्रंटेशन वो चल रही है। उसमें कहीं कहीं क्योंकि वकील बहुत सारे हैं इनमें से और ज़्यादा कानूनी मसाइल चल रहे हैं, तो कहीं कहीं वकला भी अपनी राय का जब इजहार करते हैं तो एक दूसरे के बारे में तो नहीं करते, लेकिन इश्यूज़ के ऊपर जब बात करते हैं तो उस पर कन्फ्रंटेशन का शुबा होता है। जैसे नईम पंजोता साहब ने एक ट्वीट किया कि जी मौका है अब हामिद खान साहब को लायर मूवमेंट की सरबराही करनी चाहिए और आगे आना चाहिए और लायर मूवमेंट चलनी चाहिए इस इशू के ऊपर। तो इस किस्म की चीज़ें हमें देखने में आ रही हैं कि PTI के अंदर के जो इख्तलाफात हैं वो मोस्टली छोटे मोटे इशूज़ बेस्ड हैं। ज़्यादातर जो उनकी कन्फ्रंटेशन है वो गवर्नमेंट के साथ है, और उसके बाद वो क्योंकि अब एहतजाजी सियासत की तरफ जाना चाह रही है, उसकी हिकमत अमली ये है, तो उसमें जाके फिर यकीनन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जो नहीं चाहेंगे कि इस स्टेज के ऊपर कन्फ्रंटेशन शुरू की जाए। जैसे कि KP की गवर्नमेंट शायद नहीं चाहेगी कि हेड ऑन हम करें, ठीक है आप एहतजाज करें, अपने सूबे में करें, इधर करें, जलसा कर लें, जुलूस कर लें, और ये हर मंडे से रोज़ाना की बुनियाद पे जो एक इमरान खान की तरफ से डायरेक्शन आई है कि करें, एहतजाज करें, तो वो जब होगा तो उसमें फिर पंजाब के अंदर किस तरह रिएक्ट करती है गवर्नमेंट, सिंध के अंदर किस तरह करती है KP, इनकी अपनी हुकूमत है, बलूचिस्तान में किस तरह करती है, फेडरल में किस तरह करती है, वो फिर एक कह ले कि वो हीट बढ़ती चली जाएगी उससे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कुछ एलिमेंट्स हैं जो ये भी नहीं चाहते कि कन्फ्रंटेशन उस लेवल पे जाए कि इस स्टेज के ऊपर हम अपना सारा जो जोर लगा दें और उसके बाद जब सही मौका है जोर लगाने का तो वो हिम्मत ही ना रहे उस तरह से। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला चलते रहेंगे इसी तरह से जब तक, पहले भी मैंने कहा था, जब तक बानी चेयरमैन बाहर नहीं आते उस वक्त तक ये जूतों में ढाल बढ़ती रहेगी पार्टी के अंदर भी और हुकूमत के बारे में भी। एक वाज़ेह हिकमत अमली जो है ना वो अभी आपको देखने में नज़र नहीं आएगी। इसी किस्म की स्क्रिमिशेस अंदर में बाहर में पार्टियों के दरमियान विद इन पार्टी ये चलती रहेंगी।
राव खालिद साहब, आप आज के काबीना के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, इस तकर्रुरी को कैसे देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या उन तमाम तकाज़ों को पूरा किया गया है जिसका मुतालबा इन 6 जजेस ने अपने ख़त में किया था? जी, मैं इस पे बात करता हूँ। एक चीज़ जो चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में जो प्रेस रिलीज आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस पर एक चीज़ लिखी हुई थी, उस पर काबीना में कुछ जिक्र ना हुआ, ना कोई बात हुई। वो अच्छा, इससे डायरेक्टली रिलेटेड है। ये फैसला तो बहुत पहले हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे चुकी है 2019 में फैज़ाबाद धरना केस में कि ये जो मुदाखलत होती है और ये जो भी लोग करते हैं किसी भी सरकारी इदारे से, उसको रोका जाए और उसके लिए कानून साजी की जाए। ये अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी ये पॉइंट उन्होंने टेकअप किया और उस पैराग्राफ को रेफ़र किया, 53 आई थिंक, अगर मैं राइटली रिमेंबर कर रहा हूँ, 2019 का जो जजमेंट थी, उन्होंने कहा इस पे अमल दरामद करे। उसका तो जिक्र ही कोई नहीं इसमें, हालांकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर फ्यूचर में आपने इसको रोकना है तो वो अपनी जगह। जहाँ तक इस इजलास का ताल्लुक है, काबीना का इजलास, तो मैं इसको बहुत बड़ी यानी एक हिपोक्रेसी कहूँगा। अच्छा, कि काबीना जो डिक्लेरेशन दे रही है उसमें वो कह रही है, वो जो डिक्लेरेशन जो दिया है उसने, उस पर एक पैरा है पूरा जिसमें लिखा हुआ है कि 6 जजेस के इल्ज़ामात की नफ़ी करते हैं और इसे नामुनासिब करार देते हैं। जब आपने काबीना ने रिजेक्ट कर दिया उनके सारी उस मतबा नज़र को, उस नुक्ता नज़र को, उस शिकायत को, उस केस को जब आपने रिजेक्ट कर दिया है, तो आप कमीशन किस लिए बना रहे हैं भाई? ज़रा ये भी हमें समझा दें कि ये कमीशन का फिर क्या पर्पज़ होगा। आपने तो पहले ही फैसला सुना दिया कि ये नफ़ी इसको मुस्तरद करते हैं और ये नामुनासिब है। तो फिर मुझे नहीं समझ आती। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस कमीशन ये काम क्या करेगा और किस तरह से करेगा। इसमें जो तसद्दुक़ हसन जिलानी साहब हैं, अब उनका देखना है वो एग्री हैं नहीं है, वटेवर, अब उनसे ज़ाहिर कंसेंट ली गई होगी। कई दफ़ा होता है कि आप कंसेंट लिए बगैर या एक ढीली ढाली सी हाँ हूँ करके कहते हैं, तो उसके बाद वो कहते हैं जी मैं नहीं कर रहा इसको। तो ये मिट्टी पाव किस्म का केस नहीं बनना चाहिए इसको। और दूसरा, इसमें जो TORs हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें एक वाइड नेट फेंक दिया गया है, ठीक है। ये बहुत बारीकी से काम किया जा रहा है। मुझे बहुत शक व शुबा पैदा हो रहा है कि नीयत इसमें ठीक नहीं है, इसलिए मैं मुनाफकत का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया। नीयत ठीक नहीं लग रही। उसमें एक TOR में ये लिखा गया है कि किसी और मामले की भी जांच पड़ताल कर सकते हैं। अब वो और कौन सा मामला होगा जी? जज साहब मुनासिब समझेंगे या हुकूमत को कह देगी या कोई विटनेस आके कह देगा कि ये भी इसमें था जी, ये फ़लाँ जज साहब का ये मसला था एक इसमें। तो ये फिर एक वाइड नेट है, उसमें आप किसी तरह भी जा सकते हैं, उसको आप किसी तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं और किसी को भी उसकी लपेट में आप ले सकते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब काबीना शक का इजहार कर देती है, मुस्तरद कर देती है, तो उन जज साहबान की एज सर्विंग जज पोजीशन क्या होगी? आया वो कोर्ट्स में बैठेंगे, केसेस सुनेंगे, इस तहकीकात में उनको किस तरह से शामिल किया जाएगा? क्या वो शामिल होंगे, नहीं होंगे? अगर वो इनकार कर दे पेश होने से, तो फिर क्या इसका होगा? फिर तो ये बिल्कुल कह लें कि बंद गली में चली जाएगी बात। फिर तो इसका किसी तरफ कोई बात ये चलेगी नहीं। तो इसलिए क्लैरिटी नहीं है इसमें, कोई घुमा फिरा के चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। तसद्दुक़ हसन जिलानी साहब जब इसको टेक ओवर करेंगे, या तो वो क्लैरिटी मांगेंगे, मेरा ख्याल है अभी चीफ जस्टिस साहब के पास भी जाना है इसको, उनके पास भी उन्होंने TORs और ये भेजेंगे, ऑब्वियसली उनकी अप्रूवल के बाद ही ये इसका प्रोसेस आगे शुरू होगा। तो ये अभी तक मुझे कोई बहुत ये धुंधला सब कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है, फॉग क्रिएट की जा रही है, उसके पीछे क्या करना चाह रहे हैं अभी तक जो डिसीजन मेकिंग हुई है इस मामले पे, ठीक है।